28 नवंबर साल 2025 गुरुग्राम में रहने वाली जावेदा खातून की रूममेट पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी दोस्त के गायब होने की रिपोर्ट करा देती है क्योंकि वो पिछली रात से घर नहीं आई थी। हालांकि पुलिस शिकायत तो लिखती है लेकिन कुछ करती नहीं है और इस तरह करीब 10 दिन बीत जाते हैं। पर 8 दिसंबर को एक अनजान शख्स पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस से कहता है कि साहब, सेक्टर 29 में बने एक एरिया में महिला की बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर गड्ढे में से निकल रहा है। ये सुनते ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जब रूममेट को बुलाकर पहचान करने के लिए कहती है तो वो पुलिस को बताती है कि हाँ, यही जावेदा खातून है। पर उसकी ये हालत किसने की और क्यों? कैसे एक अच्छी खासी महिला गड्ढे में पहुंच गई? क्यों 10 दिन तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वेलकम टू ब्लैक इंक। मैं हूं समीर और ये केस है अ लस्टी बॉय। दोस्तों, जो लड़की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है जावेदा खातून, जो दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अपनी एक रूममेट के साथ रह रही थी जो जावेदा के लिए उसकी बहन की तरह थी। जावेदा की उम्र करीब 32 साल थी और वो असम के दारांग जिले की रहने वाली थी। लेकिन बचपन से ही उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जावेदा जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं और जावेदा ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। हालांकि उसकी फैमिली ने उसे इसके लिए मना किया, लेकिन जावेदा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने पति को छोड़कर गुरुग्राम में आकर वो रहने लगी ताकि जॉब करके वो जो अपना खर्चा है महीने का उसे अच्छे से वो उठा सके। उसने कई बार अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब वो यहाँ पर फोन ना करे, क्योंकि जावेदा ने अपने पति को फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाकर डिवोर्स दिया था। इसलिए उन्होंने अब अपनी बेटी से ही रिश्ता खत्म कर दिया था। कोई बातचीत नहीं थी, यानी कि अब जावेदा के सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था उसकी लाइफ में। ना तो उसकी माँ उससे बात करती थी और ना ही कोई करीबी रिश्तेदार, जिस वजह से वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी। पर अपने खर्च के लिए तो भाई पैसा कमाना ही था और जावेदा पढ़ी लिखी भी थी, तो इसीलिए वो गुरुग्राम में आने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लग जाती है, जहां जावेदा ने कुछ टाइम काम किया और फिर उसे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई। इस तरह जावेदा अब तक 3 MNCs कंपनी में काम कर चुकी थी, जबकि चौथी कंपनी में उसने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी जॉब लगाई थी, क्योंकि वहां पर जावेदा को अच्छी सैलरी मिल रही थी। सुबह से शाम तक जावेदा अपने काम में बिजी रहती है और फिर शाम को घर आने के बाद वो अपने और अपनी रूममेट के लिए खाना बनाती थी और दोनों साथ में अपना टाइम गुजारा करती थी। जावेदा की जिंदगी बस घर और काम के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, जिसमें रंग भरने का काम करता है संजय, जो उसी जावेदा के घर से कुछ ही कदम की दूरी पर रहता था और उसकी उम्र करीब 26 साल थी। यानी कि जावेदा संजय से पूरे 5 साल बड़ी थी। संजय मूल रूप से राजस्थान के कोटपुतली का रहने वाला था, लेकिन जावेदा की तरह ही काम की तलाश में वो भी गुरुग्राम आ गया था और अब एसी ठीक करने का वो काम करता था। साथ ही किराए के कमरे में वो बिल्कुल अकेला रहा करता था। संजय के यहाँ ना तो ज्यादा दोस्त थे और ना ही रिश्तेदार, इसलिए जब वो पहली बार जावेदा से मिला तो संजय को उसके साथ काफी अपनापन महसूस हुआ। दरअसल जावेदा का एसी खराब हो गया था, इसलिए वो संजय को उसे ठीक करने के लिए बुलाती है। तब दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और ये नॉर्मल बातचीत जल्द ही दोस्ती में बदल जाती है। धीरे धीरे संजय जावेदा को पसंद करने लगता है। हालांकि वो उसे पहले ही बता देती है कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अपने पति के साथ उसकी कुछ खास बनी नहीं, जिस वजह से दोनों का डिवोर्स हो गया। इस पर संजय को कोई भी एतराज नहीं होता, बल्कि वो तो खुश होता है कि जावेदा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अब जावेदा भी संजय को पसंद करने लगती है और एक दिन वो अपने दिल की बात उसे बता देती है। अब संजय तो पहले से ही उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए वो भी जावेदा के सामने अपने मन में छुपी बात जाहिर कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। संजय और जावेदा साथ में घूमने जाने लगते हैं और ज्यादातर समय साथ ही बिताते हैं, क्योंकि ना तो जावेदा को कोई रोकने टोकने वाला था और ना ही संजय को कोई कुछ कहने वाला था। इसलिए दोनों अपनी लव लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। इस तरह उनके रिश्ते को 6 महीने से ज्यादा बीत जाते हैं और अभी तक देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 27 नवंबर की रात को कुछ ऐसा होता है कि यह प्यार का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। दरअसल हर रोज की तरह संजय रात को जावेदा से बात कर रहा था।
तभी वो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे चाचा के घर आ जाओ, क्योंकि आज वो कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं उनके घर पर रुका हुआ हूं। तुम यहाँ पे आ जाओ, हम दोनों साथ में काफी एंजॉय करेंगे। ये सुनकर जावेदा मना करते हुए संजय से कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है। इस पर संजय जिद करने लगता है और जावेदा उसकी बात को मान लेती है। वो अपनी रूममेट से कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगी, इसलिए वो दरवाजे को अंदर से बंद ना करे। इतना कहकर जावेदा संजय के घर के लिए वहां से निकल पड़ती है और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर नशा करते हैं और फिर रिलेशन बनाते हैं, जिस वजह से जावेदा को काफी टाइम हो जाता है। इसलिए वो संजय के घर से जाने लगती है। इस पर वो उसे रोक लेता है और एक बार और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन जावेदा इस बार साफ इनकार कर देती है और संजय को बताती है कि वो अपनी रूममेट से दरवाजा खुला रखने को कह के आई है और सुबह उसे ऑफिस भी जाना है, इसलिए वो अब यहाँ नहीं रुक सकती है। पर संजय जिद करने लगता है और जावेदा से कहता है कि वो आज रात यहीं पे रुक जाए और वो सुबह खुद ही उसे ऑफिस छोड़ आएगा। लेकिन जावेदा अभी घर जाना चाहती थी, जिस वजह से संजय को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। संजय को ऐसा लग रहा था कि वो जावेदा से इतनी जिद कर रहा है, इतनी बार कह रहा है, लेकिन वो उसकी बात को क्यों नहीं मान रही है? क्यों वो इतनी रात को अपने घर जाना चाहती है? कहीं उसका किसी और के साथ भी तो अफेयर नहीं चल रहा है? ये सब ख्याल संजय के जहन में आ रहे थे। वो बार बार जावेदा से एक बार और आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वो जब हर बार मना करती है तो संजय का पारा हाई हो जाता है और उसका शक जावेदा पर बढ़ने लगता है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं है। अब जावेदा अकेले ही घर जाने लगती है। ये देखकर संजय उससे कहता है कि तुम इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? एक काम करता हूँ कि चलो मैं तुम्हें घर तक के लिए ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर जावेदा को भी कुछ गलत नहीं लगता और वो हामी भर देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि संजय आज उसे दोबारा फिजिकल होने से मना करने की सजा देने वाला है, वो भी इतने खौफनाक तरीके से कि देखने वालों की रूह भी कांप जाए। खैर, संजय अब जावेदा को लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसके जहन में अब भी वही सब बातें चल रही थी कि जावेदा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यही सोचते हुए वो एकदम से बाइक की ब्रेक लगाता है और जावेदा से कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ उस सुनसान एरिया में चलो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर जावेदा भी उसकी बात को मान लेती है और दोनों सेक्टर 29 में पावर ग्रिड बिल्डिंग के सामने बने एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो कि दिन में शूट किया गया है। इसमें साफ तौर पर उस गार्डन की लोकेशन दिखाई गई है जहां संजय जावेदा को लेकर गया था। यहां दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी और पेड़ पौधे ही लगे हुए हैं, जो कि सामने एक बिल्डिंग मौजूद है जिसमें लोग रहते हैं। लेकिन उस टाइम रात का टाइम था, तो लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। बस इसी बात का फायदा संजय उठाता है और किस करने के बहाने जावेदा को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और उसे तब तक दबाए रखता है जब तक कि जावेदा की जान नहीं चली जाती। कुछ ही देर में वो हाथ पैर झटपटाना बंद कर देती है और संजय को यकीन हो जाता है कि जावेदा अब इस दुनिया से जा चुकी है। वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। तब उसे मिट्टी के छोटे छोटे से टीले दिखाई देते हैं जिन्हें आसानी से खोदा जा सकता था। यह देखकर संजय फौरन उन टीलों से मिट्टी हटाता है और गड्ढे को खोदने के बाद जावेदा की बॉडी उसमें डाल देता है और फिर ऊपर से गड्ढे को भरने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन रात का टाइम था और संजय ने नशा भी किया हुआ था, इसलिए वो मिट्टी अच्छी तरह से ढक नहीं पाता। बस जल्दबाजी में जावेदा की बॉडी को उसमें रखता है, साथ ही उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ करके उसी गड्ढे में डालकर वो यहाँ से भाग जाता है। इधर 28 नवंबर की सुबह जब रूममेट की आंख खुलती है तो वो जावेदा को देखती है कि जावेदा अभी तक घर पे नहीं आई है, जबकि वो कह के गई थी कि मैं आ जाऊंगी। इसके बाद वो उसे फोन करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। ये देखकर वो पहले तो सोचती है कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए जावेदा का फोन बंद हो गया होगा, जैसा कि आमतौर पर हो भी जाता है। लेकिन वो जब दोपहर तक भी घर नहीं आती है तो अब रूममेट की टेंशन बढ़ने लगती है। वो बार बार जावेदा को कॉल करती है, पर हर बार नंबर स्विच ऑफ आता है। ये देखकर वो गुरुग्राम सेक्टर 18 थाने में जाती है और वहां पर अपनी दोस्त के गायब होने की रिपोर्ट को दर्ज करवा देती है। लेकिन पुलिस छानबीन में काफी ढिलाई बरतती है। वो ना तो जावेदा की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और ना ही उसकी आखिरी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है। बस सरसरी सी पूछताछ के बाद हाथ पर हाथ रखकर वो बैठ जाती है। हालांकि अगर पुलिस उसी वक्त कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवा लेती तो 28 नवंबर को ही पता चल जाता कि जावेदा अब इस दुनिया में नहीं है और उसे मारने वाला संजय ही है। लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और अब जावेदा को गायब हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे।
यानी वो 27 नवंबर को गायब हुई थी और अब 7 दिसंबर लग चुका था। इसी दिन पुलिस स्टेशन में एक अनजान शख्स का फोन आता है जो पुलिस को बताता है कि सेक्टर 29 में इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास खाली पड़े एरिया में एक महिला की बॉडी मिट्टी में दबी हुई मिली है। ये सुनते ही पुलिस एफएसएल फिंगरप्रिंट टीम को लेकर फौरन ही उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और देखती है कि गड्ढे के अंदर से महिला का चेहरा बाहर निकला हुआ था। इसके बाद पुलिस तुरंत उस बॉडी को बाहर निकलवाती है और जावेदा के रूममेट को उसकी पहचान करने के लिए बुलाती है, जो उसे देखते ही कंफर्म कर लेती है कि यही जावेदा है जो 27 नवंबर से मिसिंग है। लेकिन जावेदा की ये हालत किसने की और क्यों? वो 17 नवंबर की रात किससे मिलने गई थी? ये सवाल पुलिस के जहन में घूम रहा था। इसलिए वो केस की छानबीन को आगे बढ़ाते हैं और मिसिंग केस को जान लेने के केस में तब्दील कर देते हैं। शुरुआत में तो पुलिस को कोई भी अहम सुराग हाथ नहीं लगता है, लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उसमें संजय और जावेदा एक साथ रात के टाइम बाइक पर सवार दिखाई देते हैं। ये देखकर पुलिस जावेदा की रूममेट को थाने में बुलाती है और उसे संजय की फुटेज दिखाते हुए पूछती है कि क्या वो इसको जानती है। इस पर वो ना में जवाब देती है कि नहीं, क्योंकि जावेदा ने उसे संजय के बारे में कुछ भी बताया नहीं था। खैर, पुलिस अब जावेदा के फोन की कॉल डिटेल्स निकालती है जिसमें पता चलता है कि उसकी एक ही शख्स से दिन में कई घंटे बात होती थी और आखिरी बार भी उसी से बात हुई थी। जब पुलिस नंबर के रजिस्ट्रेशन का पता लगाती है तो उसमें संजय का नाम निकलकर सामने आता है, जिसे देखकर पुलिस समझ जाती है कि जावेदा की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय है। जिसके बाद उसे 8 दिसंबर को ही अरेस्ट कर लिया जाता है और जब थाने में लाकर पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो आधे घंटे के अंदर ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने जावेदा की जान ली है, क्योंकि उसने दोबारा रिलेशन बनाने से मना कर दिया था, जबकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी पर तब भी वो मना कर रही थी। इसी वजह से मुझे उस पर डाउट होने लगा था और जब मैंने उस रात को यहीं रुकने के लिए कहा तो जावेदा ने मना कर दिया, ये कहकर कि सुबह उसे ड्यूटी पे जाना है। हालांकि मैंने उससे कहा था कि मैं खुद उसे सुबह छोड़ आऊंगा, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, जिस वजह से मेरा शक उस पर बढ़ गया कि कहीं ये यहाँ से जाने के बाद किसी और के घर तो नहीं जाएगी। बस यही सोच सोच के मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने जावेदा को मार दिया और उसे मिट्टी में दफनाकर वहां से भाग गया। आपको बता दें, फिलहाल संजय पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे जेल भेजने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं और उससे पूछताछ भी चल रही है। वैसे इस केस को जानने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है, संजय को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए थी? संजय को अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटालिटी बहुत ही खराब थी, एक साइको वाली मेंटालिटी थी। और क्या इसमें आपको लगता है कि जावेदा की भी एक गलती थी कि उसने एक अनजान शख्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया? इस केस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दगा हमेशा कोई अपना ही देता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।